सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं कुछ टॉपिक पढ़ा दिया बेटे, लेकिन अब कुछ टॉपिक अब स्टार्ट करने जो चल रहे हैं, अभी एक दो टॉपिक और ले लें बेटे, तब न्यूमेरिकल हम आपको वीडियो बना करके भेजेंगे। अभी उस पर हम थोड़ी देर आप लोगों को समय देना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है बेटे प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म क्या है? टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है पहले जाने, तब हम आगे आपको बताएं। जैसा कि मैं बेटे प्रिज्म लाया हूं, मेरे बच्चे खूब ध्यान से इसको देखें। यहां पर प्लेन है, इस भाग को मेरा बच्चा प्लेन कहता है, इस भाग को भी मेरा बच्चा प्लेन कहता है। मतलब ये फेसेस हैं, ये प्लेन है। तो मैं डिफिनीशन बताने से पहले बता दूं, ये ट्रांसपेरेंट है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और वह अपने पाथ से हट भी जाएगी, ऐसा है प्रिज्म। आप बहुत ध्यान सुनिए मैं बोल क्या रहा हूं। प्रिज्म दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से घिरा है और यह रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसका मतलब इसमें लाइट जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, अपने पाथ से मुड़ जाएगी। तो मैं नोट्स में आप लोगों को भेज दिया हूं, मैं उस नोट्स को ही आगे बता रहा हूं। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो कहने मतलब है इट इज मतलब प्रिज्म, इट इज पोर्शन, भाग है, टू रिफ्रैक्टिंग, देख लो, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंडेड स्मॉल एंगल। ये दोनों देखिए, मेरे दोनों हाथ आगे जहां जुड़ रहे हैं, ये देखिए, ये दोनों आपको एंगल बना रहे हैं। प्रिज्म इज द पोर्शन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस inclined to each other स्टेट एज। मतलब ये स्टेट एज पर क्या हो, स्टेट एज पर दोनों सरफेस आकर के बेटे प्रिज्म के रुक गए, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म इज पोर्शन है, प्रिज्म इज पोर्शन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर। मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हों और वह बेटे दोनों सरफेस बाउंडेड है कुछ एंगल पर, उस पोर्शन को बेटे हम प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म को मैं बनाऊं तो मैं यहां प्रिज्म बना देता हूं बेटा, फिर मैं उधर चला जाऊंगा। हम लोग प्रिज्म बनाएं। ये प्रिज्म का पोर्शन है, ये प्रिज्म बन करके तैयार हुआ। ये पोर्शन बेटे ये ऊपर का भाग है, दूसरा भाग नीचे का है। तो प्रिज्म, इसे बेटे हमने प्रिज्म कहा। ये दोनों सरफेस, ये भाग और ये भाग, दोनों रिफ्रैक्टिंग है, दोनों प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, वह एक दूसरे से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। अब इसी के आगे नोट्स मैं दे ही चुका है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला इसी टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब बेटे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में सबसे बड़ी बात है, ये जो भाग सामने दिख रहा है, जो प्रिज्म का ये भाग सामने दिख रहा है, ये पोर्शन, इसे प्रिंसिपल सेक्शन पोर्शन कहते हैं। प्रिज्म की इस पोर्शन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन पोर्शन। इस भाग को मैं यहां बना रहा हूं। प्रिंसिपल सेक्शन पोर्शन क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन
पोर्शन, ये प्रिंसिपल सेक्शन पोर्शन। अब प्रिंसिपल सेक्शन पोर्शन पे इसे सेक्शन पोर्शन भी कहते हैं। मैं अब इसको मिटा दिया, मुझे जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है कि सबसे पहले इनका नाम दे दें ए बी सी। यह पोर्शन प्रिज्म का सेक्शन पोर्शन मतलब उसका कटा हुआ भाग है जिस पर हम लेकर के स्टडी करने चल रहे हैं। सबसे पहले बेटे हम चूंकि रिफ्रैक्शन कराएंगे तो नॉर्मल बनाएंगे, रिफ्रैक्शन कराएंगे तो नॉर्मल बनाएंगे। तो बेटे मैं नॉर्मल बना लिया, मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मल बना के कोई लाइट इंसिडेंस करती है, जो लाइट बेटे मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोई भी लाइट है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इस फेस ए बी पर इंटरसेक्ट और इंसिडेंस करती है, तो एंगल कितना बनाती है? आई। मैंने बताया था ये फेसेस जो हैं वो रिफ्रैक्टिंग फेस है, तो लाइट को अपने पाथ से ना जा दे करके वह अपने पाथ से मोड़ देती हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ प्रिज्म। अब बेटे सीधे नहीं गई मेरे बच्चे, यह अपने पाथ से मुड़ करके फिर सीधी हो गई। अब मेरा बच्चा मुझसे पूछ सकता है संजय सर बताइए क्यों सीधी चली गई? क्योंकि मीडियम होमोजीनियस है, लाइट होमोजीनियस है, होमोजीनियस होने के नाते उसके पाथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रिफ्रैक्शन का नियम है, जाने दिया। जब फिर दूसरे फेज पर इंसिडेंस करेगी तो मैं दूसरे फेज पर इंसिडेंस करने से पहले मैं फिर बता दूं, फिर मैं नॉर्मल खींचूंगा, फिर मैं नॉर्मल बना दूं। ये सब नॉर्मल है। अब बेटे जब इंसिडेंस करेगी नॉर्मल से तो डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये इंसिडेंस रे है और ये आपकी इमर्जेंट रे है। ये मेरे बेटे इंसिडेंस रे है। अब इंसिडेंस रे इमर्जेंट रे को मैं मिलाता हूं, वर्चुअली मिलाता हूं। किसको? इंसिडेंस रे को और इमर्जेंट रे को। अब इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे को मिलाया तो फिर जब दो लाइन मिलती हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते चले आए हैं, एक एंगल बन जाता है। उस एंगल का नाम बेटे मैं डेल रख दिया, उस एंगल का नाम डेल रख दिया। इसका नाम है डेल का, डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज एंगल between incident ray and emergent ray। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? चलिए अब आगे की बात कर लें। ये तुम्हें बता दिया इंसिडेंस रे और इमर्जेंट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा। अब बच्चे फिर चले हमारे, ये आई है, ये बेटे अगर आर है इसको मैं आई माइनस आर लिखूंगा और जब दोनों को जोड़ूंगा तो फिर आई आएगा तो मेरे आई के बराबर हो जाना चाहिए। ये आर है, आई में निकाल दिया, क्या बचा? आई माइनस आर। तो जोड़ो मेरे लाल फिर आई आएगा, इसका मतलब हमने सही किया। फिर मेरे बच्चे इधर आएंगे, इसको क्या मानेंगे? आर डैश। इमर्जेंट रे का पहला शब्द ई है, मैं बेटे एंगल को भी ई मानना चाहता हूं। जब ई मानूंगा तो तुम बेटा बोलोगे संजय सर इसको ई लिख दो, हम बोलेंगे हाँ ये तो लिख देंगे, तुम्हारा कहना मान लिया, लेकिन आर डैश निकाल दो क्या बचेगा? ई माइनस आर डैश। अब इसका नाम दे दो ए, या ए बी सी के बाद ए बी सी
डी ई एफ क्यू बन गया। अब बनने के बाद मेरे बच्चे गौर से देखें, मैं एक ट्रायंगल के पास चलता हूं, उस ट्रायंगल का नाम है क्यू डी एफ। मैं दिखा दूं अपने बच्चों को क्यू डी एफ। जब बच्चे क्यू डी एफ में चले तो हमसे कहे सर डेल तो एक्सटीरियर है, इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, क्यों आप ये नहीं कहा देते एक्सटीरियर इज सम ऑफ इंटीरियर ऑफ टू एंगल्स। एक्सटीरियर इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आई माइनस आर ई माइनस आर डैश। डेल इक्वल टू क्या, आई माइनस आर ई माइनस आर डैश। फिर मेरे बच्चे हमसे कहते हैं सर कुछ चीजें एक साथ कर लो, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी बच्चों को लिख के दिखा इस इक्वेशन को फर्स्ट मान के छोड़ दिया। अब मैं बेटे डेल पाने के बाद मैं आपको छोटी छोटी बातें लिखता हूं। ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180। बेटे डी ई एफ में इन तीनों का सम 180। फिर बेटे क्वाड्रिलेटरल ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ए डी एफ में आए, ए डी एफ में आएंगे बेटे ए डी एफ में आएंगे आप तो ये रूल है बेटे एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है आपका। आमने सामने का एंगल का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल की पहचान है, उसकी प्रॉपर्टी है, पहचान नहीं है कि आमने सामने के फ्रंट के एंगल का सम 180। बेटे आर आर डैश ई इक्वल टू 180। फ्रंट का सम इक्वल टू 180, इसको आप एंगल ही मान लें। तो बेटे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे में क्या मिला कि राइट हैंड 180 है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। बेटे राइट इक्वल है तो लेफ्ट बाएं बाएं के बराबर हो जाएंगे। आर प्लस आर डैश प्लस ई ए प्लस ई दोनों इक्वल हो गए। बेटे मैं इस पर एंगल नहीं लगाता हूं क्योंकि इसका नाम ही एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसलिए इसके ऊपर कभी एंगल का सिंबल नहीं लगाया जाता है। अब मुझे क्या मिला बेटे, आर प्लस आर डैश, इक्वेशन आ गया। फिर आगे की बात सुने। दो बात मिलने के बाद इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या होगा बेटे फर्स्ट में क्या होगा देखिए अभियान से मैं यहां पहुंच गया तो डेल आई प्लस ई आर प्लस आर डैश के स्थान क्या रखेंगे ए। भैया क्या मिला, डेल प्लस ए आई प्लस ई, ये आपके क्वेश्चन मिल गए। इसका नाम क्या है बेटे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका नाम बेटे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका काम एंगल का नाम क्या है बेटे, इसका नाम है इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये आपको इतना बन करके तैयार हो गया है। अब आगे लेता हूँ फिर क्वेश्चन को। बेटे बहुत मस्त टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल आपको वहाँ लेके जब पहुँचाएगा। 2-4 दिन बाद जब मैं न्यूमेरिकल डालूंगा क्वेश्चन, तब आप वहाँ जब पहुँचेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारा लेक्चर को आपको हैंड रिटिंग आपके टेबल पे हो, तब आप हमारे न्यूमेरिकल को पढ़िएगा, तब याद करिएगा संजय सर ने क्या पढ़ाया। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जो प्यार व्यू वगैरह में मिला है उससे भी लग रहा है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, लेकिन अभी हम और लाइक करेंगे जब मैं न्यूमेरिकल एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन देना शुरू करूँगा। 2-3 दिन के बाद कुछ हमारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ा दिए जाएँ और कॉपी पे लिख करके तब हमारा न्यूमेरिकल पढ़ना, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं आपके घर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ नोट्स के साथ ही, इसने नोट्स भी दे दिया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे आर भी कम होगा। बेटे आई इंक्रीज करेंगे, आई नॉर्मल के पास जाएगा तो आर भी नॉर्मल के पास जाएगा। बड़ा सुंदर बोला, कहने का मतलब है जैसे जिसको इसको आगे बढ़ाएंगे वो नीचे आएगा, या इसको बढ़ाएंगे, इसको दूर करिए। जब इसको आप दूर करेंगे, इसको आप दूर करेंगे, जितना आप दूर जाएंगे ये और घटेगा। कहने का मतलब आई बढ़ाते जाएं, आई इंक्रीज करते जाएं तो डेल भी आपका डिक्रीज करेगा। सुन लीजिए, when I increases gradually, del decreases। अब आप कहोगे साहब कब तक मैं इसे करता रहूं? बेटे तब तक करो जब तक ये इसके बेस के पैरेलल ना हो जाए, एकदम मिनिमम हो जाए। इसका मतलब until del becomes delium, del becomes delium, r becomes r dash, I equal to e। ये बेटे इसके बराबर ना हो जाए, अंदर अंदर r डैश ना बराबर हो जाए। जब ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कंडीशन में पहुंच जाता है, मिनिमम कंडीशन में पहुंच जाता है। ये इसकी शर्त है। अब इस शर्त को मैं रखना चाहता हूं जो पढ़ाया हूं उस टॉपिक में, तब देखिए क्या रिलेशन आता है। तब बेटे देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तब तक करेंगे आप जब तक जब आर डैश के बराबर हो जाए, आई ई के बराबर हो जाए, तो डेल क्या हो जाती है बेटा? मिनिमम कंडीशन पहुंच जाती है। तब मेरे फार्मूले क्या क्या रूप ले लेते हैं? डेल प्लस ए, आई प्लस ई, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। बेटे आर डैश के स्थान पे आर रखो, क्यों? क्योंकि हम मिनिमम डेविएशन देख रहे हैं, मिनिमम डेविएशन देख रहे हैं। 2r इक्वल टू ए, r इक्वल टू क्या मिलेगा? a बाई 2। ये मिनिमम कंडीशन में r डैश की वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म की आधी हो जाएगी। फिर बेटे डेल जब डेलियम होगा, डेल बेटे जब डेलियम होगा a, तब e i के बराबर हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू डेलियम प्लस ए, आई इक्वल टू डेलियम प्लस ए का आधा, ये आपको मिल जाएगी वैल्यू। अब बेटे हमने i इक्वल टू डेलियम प्लस ए बाई 2, ए आर इक्वल टू ए बाई 2 निकाला है। अब मिनिमम कंडीशन पर हमारा पिन पहुंच चुका है। जब पिन मिनिमम कंडीशन पहुंच गया, अब मुझे बेटे साइन स्नेल्स लॉ लगाना है। वी नो दैट न्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर।
पुट द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू पुट करिए, आई की वैल्यू पुट करिए। कैसे बेटे? साइन डेलियम प्लस ए हाफ, आर की वैल्यू पुट करिए साइन ए बाई टू। ये आपका बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आ गया, जिसने हमारी लाइट को अपने पास से डिवाइड किया था। म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, पुट द वैल्यू ऑफ आई साइन आई अपॉन साइन आई बाई टू, एंड नेक्स्ट आर की वैल्यू साइन आई बाई टू। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। देखिए दो तरीका है बेटे मिनिमम डिविएशन निकालने का। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसी को छोटा सा मान करके प्रूव कर देते हैं। मैं वो भी मेथड कर दे रहा हूँ और आपको लॉन्ग मेथड से लेकर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होने में बहुत समस्या आएगी। मैं उस प्रोसेस को अपनाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ आगे। जब प्रिज्म मिनिमम स्मॉल प्रिज्म हो जाए, रिफ्रैक्शन थ्रो स्मॉल प्रिज्म हम हिंट डाल लें, तब आगे बढ़ता हूँ। अब बेटे इसी टॉपिक में एक अच्छी सी टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रो ऑफ प्रिज्म स्मॉल एंगल पर हो। अब बातें आ गई ना, क्या किया जाए? बहुत छोटी सी बातें बताएं, केवल बच्चों का काम चलाने भर का। तो बच्चा हमारा इसी में लिख दे कि सर साइन डेलियम प्लस ए बाई टू, स्मॉल एंगल ले लिया डेलियम प्लस ए बाई टू, साइन ए बाई टू अप्रॉक्सीमेट एंगल ए बाई टू। मतलब अब साइन नहीं रहेगा, आर्क के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में आ जाएगा, आर्क और रेडियस फॉर्म आ जाएगा। तो बच्चों को जब इतनी चीज मालूम हो गई, इसी से डेविएशन निकालना चाहा तो मैं निकाल दूं बेटे, तब मैं आगे बढ़ूं। म्यू डेलियम प्लस ए बाई टू, ए बाई टू, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेटे म्यू ए इक्वल टू डेलियम प्लस ए, डेलियम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये तो सबसे शॉर्टकट मेथड था जो हमारे बच्चे कभी एग्जाम पूछा तो कर दिया, क्योंकि मैं लोग बहुत दिन से 10-15-20 सालों से कॉपी चेक कर रहे हैं, जानते हैं। बहुत कम लिखने पर भी हम लोग नंबर देते हैं, किसी बच्चे के नंबर डेटेड नहीं करते, क्योंकि मैं अच्छी रहा हूँ, देख रहा हूँ। इसलिए ऐसा भी कोई बच्चा कर दिया तब भी सही है कि रिफ्रैक्शन थ्रो स्मॉल प्रिज्म से निकाल करके हमको आंसर दे दिया। लेकिन उसका शॉर्टकट वहीं तक है जहां तक वो डेरिवेशन कर रहा है एग्जाम में। अगर उसे आगे कहीं कंपटीशन या न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का एडिशनल करेगा तो नहीं हो पाएगा। ये तो शॉर्टकट मेथड से मैंने कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लें कैसे और किया जा सकता है। मैं इसको मिटा के बताने चल रहा हूँ और फिगर बना रहेगा भी, क्योंकि हमें फिगर की जरूरत है। अब क्या करना है बेटे हमें, अब इसके अदर सेकंड रूल देखिए, अदर वे, सेकंड वे, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या है? अब आपसे कोई कहे स्नेल्स लॉ लगाइए, अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन फेस AB फेस पर स्नेल्स लॉ लगाएं आप। तो AB फेस पे स्नेल्स लॉ लगाने चलेंगे तो मेरे बच्चे सोचेंगे कैसे लगाएं। तो दो तरीका है, मैं बहुत सिंपल तरीका लगा देता हूं। एयर का म्यू साइन थीटा इक्वल टू 5 है। अब AB फेस पे पहले देखें बेटे, बाय स्नेल्स लॉ ऑन फेस AB। तो यहां पर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का एंगल साइन आई, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका म्यू, इसका एंगल साइन आई। अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन फेस AB फेस पे लगाएंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे यहां पर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का एंगल, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एंगल, नॉर्मल से जहां डिविएट हुई है। अब बच्चे मैं फिर कहा हूं हम स्मॉल मानेंगे,
साइन आई साइन आर, तो म्यू इक्वल टू मेरे बच्चों को मिलेगा, यहाँ तो आई रखा है, यहाँ पर आर है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आर और आर डैश है तो मैं जैसे था वैसे रख दिया, ए आ गया पहले पेज का में। तो कोई बेटा अगर आई निकालेगा तो क्या लिखेगा, म्यू आर, एक उसका परमिशन है। ये न्यूमेरिकल इसी सहारे लगे हैं, इसलिए मैं इसी सहारे पर आपको बता भी रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, उसमें परेशान नहीं होना है। अब आइए, अप्लाई ऑन एसी, एसी के फेस पे लगाइए। एक एसी फेस का इस मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू, एंगल साइन आर डैश, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन ई। फिर मैं वही वक्तव्य लेके आया हूं, इस मान ले लो साइन आर डैश इक्वल टू आर डैश साइन ई इक्वल टू ई, तो म्यू आर डैश इक्वल टू यू, तो म्यू इक्वल टू यही लिख दिया डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, ई अपॉन आर डैश। अब बेटे मैंने बताया था कि इसको इस वे से क्यों आया, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल बताना है और न्यूमेरिकल में है, इसलिए मैं इस तरीके न बताता। बच्चे कहते कि सर हमारे नोट्स में भी है, तो आपको नोट्स से भी न्यूमेरिकल बहुत फायदा मिलेगा, ध्यान देना। तो अभी हमें जो टॉपिक हमें यूज है बेटे, जो टर्म हमें चाहिए, मैं उनको इससे छोड़ रखा है। कैसे, अभी पढ़ा डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, तो डेल प्लस ए, आई की वैल्यू म्यू आर, ई की वैल्यू म्यू आर डैश, आई की वैल्यू म्यू आर, ई की वैल्यू म्यू आर डैश। डेल इक्वल टू डेल प्लस ए इक्वल टू म्यू आर प्लस क्या मिलेगा, आर डैश। बेटे आपने पढ़ा है आर प्लस आर इक्वल टू ए, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, तो बेटे हमारे वैल्यू रखते हैं डेल प्लस ए इक्वल टू म्यू ए। तो फिर बेटे एक म्यू ए माइनस ए, म्यू कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, म्यू माइनस ए। यही मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग यही कह रहा था कि बेटे यही एक्सप्रेशन मैं ला दूंगा अदर वे से, जो शॉर्टकट मेथड नहीं है। तो इस शॉर्टकट मेथड से मैंने ना ला करके एक्सप्लेन मेथड से ला दिया, वाइड मेथड से ला दिया, एक्सप्लेन करके लाया। हमें न्यूमेरिकल में कोई परेशानी ना हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक टर्म पे कम से कम 20-25 न्यूमेरिकल मिलेंगे मिनिमम। बस इंतजार करिए, वीडियो क्लास तक आप वॉच करते रहिएगा, शायद समझ में आ गया होगा, कोई गलती तो नहीं है। म्यू कॉमन ले लिया, इसको ये मान लिया, इसको उधर ला लिया, कॉमन ले लिया। अब बेटे जो एनसीईआरटी में बना हुआ ग्राफ है, एनसीईआरटी को कोई लाया है, एनसीईआरटी में बना हुआ ग्राफ है। अब मैं उस ग्राफ को आप लोगों को दिखा दें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेटे ग्राफ देखिए, ये ग्राफ क्या है, मिनिमम डेविएशन और इंसिडेंस रेट। तो हमने पूरे बोर्ड पे ग्राफ ही सिखाऊंगा। मान लिया एनसीईआरटी क्यों लो बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी के का ही सॉल्यूशन टीचर को सॉल्यूशन मिलता है आपकी कॉपी को चेक करने के लिए। एनसीईआरटी की एक लाइन वैसे छाप करके सीबीएसई बोर्ड में देता है कि आप कॉपी चेक करिए और कराइए। मैं सीबीएसई बोर्ड का टीचर होने के नाते आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आप करना चाहिए। और इस बार पेपर में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ने, छोटे छोटे प्रैक्टिस बहुत करने हैं। अब बेटे है क्या ये डेल है, मतलब एंगल कम है तो डेल ज्यादा है, एंगल कम है तो डेल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, नोट्स में भेज दिया है पहले कि आई बढ़ेगा तो डेल घटेगा, आई बढ़ेगा तो डेल घटेगा। इट मीन जब डेल आई कम है
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करिए तो जब एंगल कम है तो डेल ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहे, मान लेते एक पॉइंट के लिए 40 पर मैंने अब पा गया 40 पर पा गया बेटे क्या 50। अब इसके पाने के बाद मेरा आपसे कहना है कि जब ये कम हो गया, यहां से कम हुआ यहां पहुंच गया, फिर मैं आई कम कर दिया, आई को ले गया बेटे, आई को ले जाते हैं इंसिडेंस के बराबर, इमरजेंट के। जब आई को इमरजेंट के बराबर ले जाएंगे तब हमारा डेलियम का घटना जितना घटा होता है घट चुका होता है। रेडिकल भी आप पढ़े, देखिए आई को बढ़ाते जा रहे हैं, तब तक बढ़ाए, तब तक ले गए, जब आई इक्वल टू ई हो गया तो मेरा डेल घटते घटते यहीं आकर रुक गया। अब इससे ज्यादा आप कम नहीं कर सकते। फिर अब जब आई बढ़ाएंगे आप तो हमारा डेल भी धीरे धीरे क्या करता है, ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। इसलिए लोग इस क्वेश्चन को अक्सर हमारे बच्चे गलत किया करते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि आई इक्वल टू ई, आई इक्वल टू डी, ई के तो डेल इक्वल टू क्या मिलेगा, डेलियम, मिनिमम डेविएशन होना चाहिए। तब यहाँ जो वैल्यू डेल है ये डेल सफिक्स एम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है बेटे कि जब हमारा आई इक्वल टू ई हो जाएगा तब मेरी डेल की वैल्यू जो आएगी वह बेटे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, डेल इक्वल टू डेल सफिक्स एम, और हमारा एक ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। आई इक्वल टू ई, एक मतलब इंसिडेंस रे इमरजेंट रे इक्वल होंगे, और तब मेरा डेल इक्वल टू आई इक्वल टू ई हो जाएगा। तब मेरा प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पहुंचेगा, वह वैल्यू क्या होगी, डेल सफिक्स डेल एम। मतलब कहने का मतलब है आई कम है तो डेल ज्यादा है, आई ज्यादा है तो डेल घट है, घटते 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 दोनों एक पॉइंट पर आते हैं, इन दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है और हमारा डेल मिनिमम कंडीशन चला जाता है। फिर आई बढ़ाते हैं, हमारा फिर डेल ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। ये आपकी टॉपिक क्लियर हुई और आपको मैं प्रिज्म का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया जितना आपका सेकंड टर्म में है, और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कोशिश करिएगा, आप वॉच करिएगा वीडियो को, और लास्ट में न्यूमेरिकल 2-3 दिन में आपको न्यूमेरिकल भेजना शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास।